अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बरतानिया में इस वक्त एक के बाद एक जो हीट वेव के असरात हैं वो अब भी जारी हैं। ये हफ्ता भी इंतहाई गर्म रहने वाला है। लोग ये सोच रहे थे कि 3 हीट वेव तो हो चुकी हैं इस गर्मी के मौसम में, समर में। शायद अब आगे मौसम थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। गर्मी तो रहेगी लेकिन वो जो शदीद गर्मी का स्पेल है उससे शायद अब जान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हफ्ते भी मौसम इंतहाई गर्म रहने वाला है और दर्जा हरारत 30 से ज़ायद होने वाला है। इसके ऊपर बात करेंगे इन हीट वेव के असरात के हवाले से भी, और इंग्लैंड के जो लोग हैं वो किस हद तक तैयार हैं गर्मी के एक के बाद एक स्पेल को बर्दाश्त करने के लिए, क्या तैयारियां। बात होगी ख़ास तौर पे यूएस ईरान की जो इस वक्त सूरत हाल है। और अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है कि फ़ौजी हल वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान के लिए, तो ईरान पर उन्होंने माशी दबाव बढ़ाने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये भी कितना कारगर होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। इस अहम टॉपिक पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आगाज़ हम कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक मर्डर केस सामने आया और जिसको पहले खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। 25 साला नौजवान है मीर रज़ा अली, उसकी हलाकत की खबर आती है 28 जुलाई को। वो लापता होता है और अगले ही दिन उसकी जो लाश है वो बरामद होती है, जिसके बाद मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है। फिर चूँकि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो फैमिली है, उनकी जानिब से प्रेशर सामने आता है। एक पोस्टमार्टम होता है, दूसरा पोस्टमार्टम होता है, मज़ीद डिटेल्स सामने आती हैं जो कि बड़ी दिल दहला देने वाली हैं कि किस तरह से इसे खुदकुशी करार दिया जा रहा था। कि जब सेकंड पोस्टमार्टम में ये खबरें सामने आई कि जो गोली है उसकी कमर में लगी है। कोई कैसे अपने आप को इस तरह से गोली मार सकता है और क्यों इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। मुख्तलिफ एंगल्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हुकूमत ने इस केस में कवर अप करने की कोशिश की गई है, या फिर किसी बासर शख्सियत की जो फैमिली है वो इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे पहलू इसके सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी के घर का चश्मो चराग एक नौजवान दुनिया से चला गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन मुहर्रिकात हैं उसके कत्ल के पीछे और किन वजूहात के बायस उसकी जान ली गई। इंसाफ मिलना चाहिए। फैमिली इंसाफ के लिए दुहाइयाँ कर रही है। इसी अहम केस के हवाले से बात करेंगे। हमें सीनियर एंकर पर्सन मारूख सिद्दीकी ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मारूख, आपने ज्वाइन किया। मैं चाहूँगी कि क्यों मतलब 2 पोस्टमार्टम्स हुए, एक नौजवान की हलाकत हो गई है, किसी का 25 साल का बेटा दुनिया से चला गया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पुलिस शुरू दिन से इस केस को मिस हैंडल कर रही है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी नीलम। एग्जैक्टली, न सिर्फ पुलिस बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम सहाफ़ी हजरात को भी ना ध्यान देना चाहिए चीज़ों पर, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों हर केस का अंजाम तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इस केस में भी हमने यही देखा। असल में इतने सारे केसेस बैक टू बैक आए हैं कराची के अंदर, खासतौर पर अगर हम बात करें, जिसमें मर्डर है और भी बड़े सारे दीगर केसेस हैं जिनमें हमने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज होती गई। केस का जो रुख है, जो नौयत है, वो तब्दील होती गई। सेम एज हमने इस केस में भी देखा, जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि फर्स्ट डे जिस तरह से ये केस सामने आया और उसके सेकंड डे ही डिक्लेयर किया गया कि ये खुदकुशी है, और हमने फिर देखा कि उसके बाद जो सीनियर सीनियर सहाफ़ी भी हैं वो भी इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे थे, या फिर मैं ये कहूँ कि शायद नॉलेज कम थी, इसके ऊपर होमवर्क इतना कम था, उस तरीके से इसको टैकल नहीं किया गया, उस तरीके से उसकी तह तक नहीं पहुंचा गया। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा जर्नलिज्म के जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो हम शायद अब वो फुलफिल ही नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग मी इवन। क्योंकि नीलम, जिस तरीके से इस केस को उठाया गया और पुलिस की तफ्तीश के बाद जब पहला वर्जन सामने आया तो एग्जैक्टली यही लग रहा था कि उस शख्स को, बेचारे मीर रजा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको इतना बेबस दिखाया गया। इट्स लाइक कि वो बहुत ज्यादा कर्जों में डूबे हुए हैं, उनके ऊपर इतने कर्जे हैं, उनके दोस्त उनसे नाराज हैं, उनके चाहने वाले उनसे नाराज, उनके पार्टनर्स उनसे नाराज हैं और वो उनको बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो 2-3 दिन का टाइम मांग रहे हैं। हमने एक इनकी ऑडियो कॉल भी सामने आई जिसमें वो 10-10 लाख के चेक्स 3 हिस्सों में बनाने की बात भी कर रहे हैं। सो हमने इस तरह से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की कि लग यूं रहा था कि जैसे वाकई में कोई शख्स मजबूरी में आके ये कदम उठा सकता है। तो फिर जाहिर है सबने इसको यही सोचा कि ये खुदकुशी है, लेकिन वो तो मैं यही बात करूंगी कि उनके वालिद और उनकी वालदा जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया
और उन्होंने कहा नहीं मेरा बच्चा इस तरह नहीं कर सकता। डेफिनेटली उस पे उस तरीके से तहकीकात नहीं की गई और इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि आप ये देखें, अंदाजा लगाएं कि मीर रजा की तदफीन तक कर दी गई और उस वक्त तक चीजें सामने नहीं आ सकी। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो डॉक्टर सुमैया सैयद है, मेडिकल लीगल ऑफिसर जो इस केस को देख रही हैं, उनकी जो बातें थी वो डिफरेंट शोज में बैठी, जब मैंने उनको सुनना शुरू किया तो मेरा परसेप्शन भी चेंज हुआ। मैंने कहा नहीं, ना तो ये खुदकुशी है और ना ही ये डिस्गाइज मैनेजमेंट टाइप कोई केस है। क्योंकि मैं आपको हम्म। थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, अभी रिसेंटली तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले कराची में एक ऐसा केस हुआ है कि एक चावल का ताजर था, वो ट्रेडर, उसने खुद को पहले ये शो किया कि वो मर गया है, उसका कत्ल कर दिया गया है, लेकिन बाद में खैर उसका जब ड्रॉप सीन हुआ तो वो केस बिल्कुल फ्लॉप हो गया और वो जिंदा था और उसने किसी बेचारे एक मजलूम शख्स को मार के गाड़ी में इस तरह से फेंक दिया और डिक्लेयर ये किया कि ये मैं हूं, ताकि वो हम्म। कर्जों से बच सके। तो एक टाइम पे लोगों के जहन में ये चीज भी आई कि शायद ये वो केस है और मैंने खुद इस पे लिखा भी, क्योंकि इसी तरह से लग भी रहा था। लेकिन जब उनके वालिद बीच में आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वकील हायर किया, जिब्रान नासिर, जाहिर है एक बड़ा नाम है और हम जानते हैं सब कि जब जिब्रान नासिर किसी केस को टैकल करते हैं, टेकअप करते हैं, तो फिर वो उसकी तह तक जाते हैं, आखिर तक उसको पहुंचा के छोड़ते हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ कि जब उनकी एंट्री हुई तो उसके बाद जिस तरह से शवाहिद चेंज होने शुरू हुए, तहकीकात में तब्दीली आई, जिस तरह से स्टेटमेंट्स में हमने तब्दीली आती हुई देखी और फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से उनकी कब्र कुशाई की गई, वालिद ने मुद्दईयत में दर्ज किया मुकदमा, फिर जो कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि जी बिल्कुल इसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके अंदर। जैसे डॉक्टर सुमैया साहिबा फरमा रही थी कि मैंने खुद को इतना बेबस किसी केस में कभी नहीं देखा। वो अच्छा 2-3 बार इस तरह मारूफ, के मैं ट्वीट्स आपसे कर ये चुकी जानना हैं कि चाहूंगी प्रेशर कि है। आपने कहा कि मीडिया ने भी इस सनसनी तो मीडिया में कहीं ना कहीं फैक्टर्स में होती ही है, एग्जैक्टली। लोग तो बातें करते ही हैं कि ये हुआ होगा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश पहले दिन से खुदकुशी के केस के हवाले से कैसे शुरू हो सकती है? क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो तहकीकाती इदारे होते हैं या जो पुलिस होती है वो हर चीज़ को शक की निगाह से देखती है कि अगर उन्हें 100% यकीन हो या बिल्कुल। किसी ने डेथ नोट भी छोड़ दिया हो, फिर भी वो पहले इस तरह से तहकीकात शुरू करते हैं कि कहीं ये कोई कत्ल तो नहीं है, किसी और ने तो डेथ नोट नहीं छोड़ दिया। यहाँ पे पुलिस ने मतलब तैयार ही बैठी थी कि जैसे हाँ बस खुदकुशी का नाम दे दो, केस जल्दी बंद हो जाता है और तहकीकात भी अच्छा, नहीं करना पड़ती। एग्जैक्टली नीलम, आप सही कह रही हैं। और ये जो वजूहात थी ना, इनके बिना पे थोड़ा सा ये जो केस था ये मिसटैकल इसी तरह से हुआ और इसी वजह से लोगों ने इसको एक गलत रंग देने की भी कोशिश की, क्योंकि पुलिस की जानिब से इतनी जल्दी दिखाई गई कि लोगों को ये गुमान होने लगा। खासतौर पर अगर हम सहाफियों की बात करें और सोशल मीडिया भी, आपको पता है आजकल तो सारे ही सहाफी हैं जिनके पास फोन है, जो लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो लोगों ने इस पर आवाज उठाना शुरू की कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। उसके कुछ लोग जो उसको जानते थे, फिर हमने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने बड़ा इसमें साथ दिया। जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अलावा जो हमारी एंटरटेनमेंट साइड है, वो लोग आ गए। माहिरा खान ने इस पर आवाज उठाई। इसके अलावा और दीगर लोग हैं जो खुद साख्ता जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस की जो तफ्तीश थी वो एग्जैक्टली इतनी तेजी में की गई और चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की गई कि लोगों को ये लगा कि शायद इसके अंदर कहीं सिंध गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ी शख्सियत, कोई बासर शख्सियत मुलव्विस है। तो ये केस उस तरफ भी जाता हुआ हमें दिखाई दिया। और एक और चीज ये कि जिस फार्म हाउस की बात की जा रही है, जिस गेस्ट हाउस की बात की जा रही है, उसके हवाले से देखें, आज जो तफ्तीश सामने आई है उसमें एग्जैक्टली ये सामने आ चुका है कि वो कोई 70-75 साल खातून है। उन्होंने ये रेंट पे दिया हुआ था किसी लियाकत नामी शख्सियत को। अब वो शख्स इसको किस तरह से रेंट आउट कर रहा था, क्या कुछ हो रहा था, इससे पहले तक शर्जी मेमन साहब और उनके बेटे से इसको जोड़ा जा रहा था कि शायद ये फार्म हाउस उनका है, शायद ये गेस्ट हाउस उनका है, इसलिए इस वाक़े को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसे नहीं निकला तफ्तीश के अंदर। सो एग्जैक्टली बहुत सारे लूप होल्स थे जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि शायद इस केस को दबा के खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगी कि उनकी जो फैमिली है वो डटी रही। फिर जिब्रान नासिर साहब ने जिस तरह से इस केस को टेकअप किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो एक अच्छा, आप एक और चीज ये देखें कि हमारे मीडिया में हमारे कुछ सहाफी हजरात को आगे निकलने की दौड़ में पता नहीं क्या हो जाता है कि उनकी फैमिली के जो इंटरनल इश्यूज हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अब पहले वालिद की उनकी एक गुफ्तगू सामने आई, एक ऑडियो लीक की गई जिसमें वो खुद भी अपने आप को, जाहिर है जो भी उनके मसले मसाइल मैं उसमें नहीं जाना चाहती, वो सुनाई दे रहा है। फिर उनके पेरेंट्स के हवाले से खुला तक के केस पर बात आ गई जी कि तो खुला का केस दायर किया हुआ है उनकी मदर ने फादर के लिए, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी। फिर एक और चीज ये कि मैं ये भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बड़े सारे लोग इस तरह की बातें भी लिख रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि आप पढ़े लिखे लोगों के इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं कि फादर के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है, ही इज नॉट क्राइंग, ही इज नॉट इन पेन, हाउ कैन वी जज समवन।
कि कोई बिल्कुल। तेल में हम है या नहीं है, जो बहुत से लोग पुलिस मीडिया के पे नहीं करने के आके रो रहे काम होते हैं। है, पुलिस तो मीडिया को फॉलो कर रही है कि अच्छा फादर वाला एंगल निकाल लो या उनकी एग्जैक्टली। सेपरेशन का एंगल निकाल लो। मतलब अगर इस लिहाज से पाकिस्तान में नौजवान खुदकुशियां करना शुरू हो तो हर दूसरे तीसरे शख्स की ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। पेरेंट्स के लिहाज से कोई परेशानी हो सकती है, किसी को औलाद की कोई परेशानी हो सकती है, और कोई इज़्दिवाजी ताल्लुकात हो सकते हैं। तो मतलब इस तरह, मतलब आप कोई शख्स आपके सामने इतनी बुरी तरह से जिसके ऊपर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं, आप सीधा उसको खुदकुशी का रंग दे के अच्छा है जल्दी जल्दी केस कवर हो जाता है। मुझे ये बिल्कुल। बताएं, आप कराची में रहती हैं मारूख, और इंसाफ का की क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में? 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अब कुछ दिनों में। पाकिस्तान इज टर्निंग 79। तो 79 में हमने पाकिस्तान में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने एक अलग इस्लामी रियासत बनाई थी कि जिसमें हम इस्लामी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें तमाम जो शहरी हैं बिला रंगो नस्ल, बिला तफरीक़ रंगो नस्ल सब बराबर होंगे। किस तरह से आपको लगता है कि कराची का नौजवान, हर दूसरा तीसरा नौजवान वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है? इंसाफ की क्या सूरत हाल लगती है आपको कराची में इस वक्त? सिर्फ कराची नहीं नीलम, मैं तो कहूंगी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंसाफ का हाल है। आप खुद पाकिस्तान में इतना अरसा रह के गए हैं, आपने यहीं से जर्नलिज्म का आगाज किया, सब कुछ आपका पाकिस्तान से रिलेटेड सारी चीजों को तो आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर शायद जानती हैं, क्योंकि आप मुझसे भी पहले से इंडस्ट्री में है, चीजें देख रही हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसकी बात की जाती है इंसाफ के तकाजे पूरे करना, या एक जर्नलिज्म को फ्रीडम है जर्नलिस्ट को, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली हमें बड़ी सारी चीजों को सेंसरशिप में रखा जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर एंकर के मुंह से कुछ इस तरह की चीज चली गई है ऑन एयर, तो फौरन से या तो उसको हज़फ किया जाता है, और अगर वो नहीं हो पा रहा होता तो कुछ भी कर आके बस उसको सोशल मीडिया पे ना डालो, या अगर एंकर ने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा सवाल कर लिया, एंड यू नो दैट, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मीडिया आजाद है, इंसाफ कितना ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, कि हमें तो लाइव शोज करने की अब इजाजत ही नहीं है। हम तो शोज 2-2 3-3 घंटे पहले रिकॉर्ड करवाते हैं, और ये ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि हमें रिकॉर्ड करवाना है, बिकॉज विदाउट रिकॉर्डिंग हम लाइव कोई भी चीज को ऐसे ऑन एयर कर दें, और उसमें कहीं पर अगर सच नजर आ जाए, या जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, या जो इंसाफ का हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, अगर वो कहीं से किसी के सामने आ जाए, तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या होता है फिर उन सहाफियों के साथ। हमने बड़े सारे सहाफियों की जॉब्स जाती हुई देखी, हमने बहुत सारे सहाफियों को कैद के अंदर देखा। अभी हमारे बड़े सारे साथी हैं जिनके ऊपर पैका या पीका जो भी आप कह लें, वो एक्ट लगा दिया जाता है, लिखने बोलने पर पाबंदी है। हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, हम बात करते हैं अपने पड़ोसी ममालिक के हवाले से, हम वहां की एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, हम मोदी सरकार को कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना ज्यादा गंदा कर सके। बिल्कुल आप करें, हमारा दुश्मन है वो मुल्क, और एग्जैक्टली इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने किस तरह से शिकस्त दी है। ठीक है, हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो सफारती महाज पे हमारी कामयाबियां हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी जगह। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का क्या हाल है, आपके यहाँ पे जर्नलिज्म किस तरह से प्रिवेल कर रहा है, वो आपके सामने है कि नहीं एग्जैक्टली उस तरीके से बात करने दी जाती। हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं, हमने वो एहतजाज दिखाए, लेकिन वो इस हद तक आगे बढ़ गया कि फिर मीडिया पे पाबंदी लग गई है कि अब आप डिस्कस नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि वो एक नैरेटिव था, और उसमें हमने देखा कि यंगस्टर्स, खास तौर पर अगर हम देखें हमारा जेनजी या हमारी यूथ कामयाब होती हुई नजर आई। जाहिर है वो उनके मुल्क की है, लेकिन फिर भी मैं हम इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है यूथ यहाँ पर भी वो सब कुछ करना चाहती है, जानती भी है, करज भी रखती है, बट उनको आगे नहीं आने दिया जाता। आप खुद जानती हैं यहाँ पर जब जब एहतजाज हुए, चाहे वो किसी पार्टी रहनुमा के लिए हुए, किसी पार्टी के लिए हुए, अपने हुकूक के लिए हुए, किसी भी वजह से वो, इवन दो यू कैन टेक एग्जाम्पल, मतलब लाइक कश्मीर की अगर हम बात करें, तो कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है आप मुझे बताएं। अगर मीडिया आजाद होता, सहाफत आजाद होती, तो क्या हम बैठकर उस नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर सकते थे जो वहां पर कश्मीरी अच्छा, बहन भाई आपने हमारे बताई, उठा रहे हैं? आपने उनके बड़ी क्या अहम बात बताई है मुतालबात है? कि लाइव शोज नहीं होते। आप 2-2 घंटे पहले, स्पेशली वो जिसमें जो एग्जैक्टली। ओपिनियंस हैं, एनालिस्ट जिसमें आते हैं, जो प्राइम टाइम शोज होते हैं, वो 2-2 घंटे पहले रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो क्या मतलब हर जो बिल्कुल। एंकर है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? क्या तमाम लोग एंकर बनना या सहाफत करना भूल गए हैं कि पहले देखा जाएगा कि क्या रिकॉर्ड किया है, क्या सवाल हुआ है? क्यों ऐसा एक खौफ की फ़ज़ा क्यों बनाई जा रही है? एग्जैक्टली नीलम, जिस तरह से आप ये पॉइंट रेस कर रही हैं, लग बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि शायद हम सारे ही नेशनल इंटरेस्ट के लिए, या जिसे आप कहते हैं ना कौमी मफाद के लिए, एक थ्रेट है। पता नहीं हमने बैठकर टीवी पर स्क्रीन के ऊपर कौन सी ऐसी बातें कर देनी है, किस बात का इस हुकूमत को खौफ है, जो वो लाइव शोज पर इस तरह से पाबंदी लगा चुके हैं। मैं हामिद मीर साहब की इतनी बड़ी एग्जाम्पल दूंगी
उनके खुद अपने कॉलम्स मौजूद हैं, उनके खुद अपने ट्वीट्स मौजूद है। अगर हम जाके चेक करें कि जब जब उन्होंने कश्मीर के लिए आवाज उठाई या किसी भी मामले के लिए आवाज उठाई या बहुत ज्यादा लगा के जी डीप इन दैट जा रही हैं चीजें, तो उसको फौरन से शो से निकाल दिया जाता है, शो को कट कर दिया जाता है, वहां से वो पूरा क्लिप ही गायब हो जाता है और एंकर को मालूम भी नहीं होता। मैं बड़े सारे जब शोज करती हूँ तो मेरा इस बात पे बड़ा इसरार होता है कि जो सवाल मैंने लिया है, जो क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ, एटलीस्ट उसको जाने दें। लेकिन डेफिनेटली कुछ पॉलिसीज हैं हमारे इदारों की और जो कि इदारों की जानिब से बनाई गई हैं, तो डेफिनेटली हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते और हमें उसी प्रेमिसेस में रहते हुए काम करना होता है। तो लोगों को ये लगता है कि शायद हम सारे बिक गए हैं। ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन है जिसको मैं यहाँ गलत साबित करना चाहूंगी कि जी हम नहीं बिकते। इदारों की अपनी पॉलिसीज होती हैं, चैनल्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं जिस पर बैठ के हम बात कर रहे होते हैं, जाहिर है हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि शायद हम भी हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम भी सच दिखाना नहीं चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। और एक ट्रेंड ये भी है कि अब मैंने खुद देखा है मेरे बड़े सारे प्रोग्राम्स के इंट्रोज या कोई ऐसे सवाल जिसमें पब्लिक आके गालियां दे रही होती है, आपको अब्यूज कर रही होती है, जस्ट बिकॉज कि उनको ये लग रहा होता है कि हम आवाज नहीं उठाना चाह रहे, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद जानती हैं नीलम, आप खुद लिखती हैं, बोलती भी हैं। इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी सहाफियों के पास बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो खुलकर वहां पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो फिर उन पर पैका लगा दिया जाता है, फिर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। और एग्जैक्टली यही सारी चीजें जो कि अभी हम रीसेंट एरा के अंदर देख रहे हैं। शायद अच्छा मुझे ऐसा मारूक, लगता ये है कि अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो ये जो मीर रजा है, इनका तो केस खुदकुशी का कह के दबा दिया गया था। अगर मीडिया के अंदर इतनी पावर है कि वो सोशल एक मीडिया, सोसाइटी में बेसिकली सोशल मीडिया नीलम, हाँ, शायद अभी हमें रीफ्रेश कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है जो कि पाकिस्तान में जो रियल बड़े सहाफ़ती इदारे थे जिनका इतना बड़ा बड़ा बजट है, टीम्स हैं, DSNGs हैं, लाइव मतलब बड़े बड़े सहाफ़ी वहाँ बैठे हैं, ये काम तो उनका था कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और सच को सामने लाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वही बात करूंगी ना कि मीडिया का जो रोल है, अगर हम स्पेसिफिकली मीडिया को लेते हैं तो फिर मैं टीवी की बात करूंगी। तो हम फिर उस तरीके से चीजों को अगर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने आजाद नहीं हैं जितना हम आज से शायद 4 साल 5 साल पहले थे। आपने खुद जब यहाँ पर एंकरिंग की है, आप मेरे साथ खुद कितनी कितनी ट्रांसमिशंस कर चुकी हैं, हमने कितने कितने प्रोग्राम्स ट्रांसमिशंस किए। आपको याद होगा कि हमने घंटों केसेस के ऊपर ट्रांसमिशंस की और फिर उसके बाद फॉलो अप पर हम अलग से ट्रांसमिशंस करते थे, हमारा पूरा पैनल मौजूद होता था और हम बहुत खुल के बात करते थे, हमारा जैसा दिल चाहता था हम सवाल करते थे। अब एक सवाल करने से पहले 10 बार हमें सोचना पड़ता है कि कहीं ये कौमी मफाद के खिलाफ तो नहीं है, कहीं इसको उस तरह से इंटरप्रेट करके हम पर तो कोई बात नहीं आ जाएगी, कहीं इदारा हमारे खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले लेगा, या जो दीगर इदारे हैं उनको तो कुछ बुरा नहीं लग जाएगा, या हुकूमतों के हवाले से हम बात कर लें तो हुकूमत की तरफ से तो किसी किस्म पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ जाएगा। इंटिमिडेशन टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है कि सबको इतना खौफजदा करके रखो कि कोई सही सवाल करने से पहले या बात करने से पहले लाख बार सोचे। बहुत शुक्रिया, आपने मारूक शहरयार हमारे साथ है, सीनियर एंकर पर्सन, आपने ज्वाइन किया। फिर भी आपने कहा कि बड़े इस वक्त तो तरीके मीडियम्स हैं कि अगर आप सही बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जहाँ तक पहुँचती है बात वहाँ तक तो पहुँचा सकते हैं, जितने लोगों की ज़िंदगियों को टच कर सकते हैं वो तो ज़रूर करें और अपनी ज़िम्मेदारी आप ऐसे ही निभाती रहें। इस केस के हवाले से तो जैसा कि आपने गुफ्तगू भी सारी सुनी कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक पूरी सोसाइटी का जो चेहरा है वो आपको दिखा रहा है कि अगर मीडिया में ये रही सही जो ज़मीर है वो ना होता और मीडिया ये सारे हक़ाइक़ या मंज़र-ए-आम पर ना लाता, ये सारी बातें पॉइंट आउट ना करता, तो इस केस को ख़ुदकुशी कहकर दबा दिया गया था और मीर रज़ा और उनकी जो फैमिली है उनको कभी भी इंसाफ ना मिलता। एक 25 साल का नौजवान जिसकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब होंगे, जो कि बहुत कुछ करना चाहता होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने शहर कराची के लिए, उसकी जान ले ली गई और उसके बाद जान भी ऐसे ली गई कि उसी के ऊपर सवालात उठने लग गए और उसी की फैमिली को जो है वो हिरासत किया जा रहा है, उसी की फैमिली पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन अब फाइनली हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही समत में आगे बढ़ रही है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो मुल्ज़िमान है वहाँ तक भी पुलिस पहुँचे। इस केस के हवाले से जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। यकीनन पाकिस्तान अपनी 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये इंसाफ हो, ये फ्री मीडिया हो, मुल्क की मईशत हो, जुडिशरी हो, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो हम आने वाले दिनों में डिस्कस भी करेंगे। कुछ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात करते हैं।
आज़ाद कश्मीर के आपको पता है कि 3 फेजेस में ये इलेक्शन हो रहे थे। जो थर्ड फेज़ था वो भी उसमें भी कुछ जगहों पे जो इलेक्शन है वो डिले हुआ है। जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पे पोलिंग हुई है। क्या पोलिंग के दौरान सूरत हाल रही? क्योंकि जो इंटरनेशनल इदारे हैं अब उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि अगर उन्होंने लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के अलावा कहीं से रिपोर्टिंग करनी है तो उनको पहले इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। जी हाँ, पुंछ डिवीज़न के बाज़ हलकों में जो इंतखाब है वो हुआ है और अभी भी जो इंतखाब है वो बाकी है कुछ सीट्स के ऊपर, लेकिन अब तक PMLN इस इंतखाब में अपीयर्ड एज विनर। लेकिन ये इंतखाब में टर्न आउट क्या रहा है उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसको पाकिस्तान में बैन किया गया है उसका एहतजाज अब तक भी जारी है। अब तक भी हमने नहीं देखा, ठीक है कि कुछ वो जो रेंजर्स की जानिब से या वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग की जा रही थी वो अब नहीं हो रही है, जानी नुकसान अब नहीं हो रहा है। लेकिन जो मवासलाती निज़ाम है, ख़ास तौर पर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको मुसलसल ब्लॉक रखना ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतरादिफ है। आप देख सकते हैं कि अगर पुंछ डिवीज़न में आप इंतखाब करा रहे हैं और वहाँ पर अगर आप इंटरनेट ही ब्लॉक कर रहे हैं तो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम होगा वहाँ पर। अगर कोई वोट देने भी आना चाहता है, घर से भी निकलना चाहता है या किसी प्यारे से बात करना चाहता है, वहाँ पर एक तरफ जमहूरी रवैयों की बात हो रही है, एक तरफ अपना जमहूरी राइट प्रैक्टिस करने की बात हो रही है और वहीं पर लोगों की आवाज़ दबाकर एक गैर जमहूरी मिसाल भी कायम की जा रही है। बिलाशुबा थ्रेट्स भी हो सकती हैं, इंतज़ामिया के जो खदशात हैं वो भी अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो बेहतर बनाए जा सकते हैं। उसके लिए कलेक्टिव पनिशमेंट वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को देना ये सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसकी उस तरह से एक्सटेंसिव कवरेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब तो पाकिस्तान का जो अपना मीडिया है उसको तो इजाज़त है, वो किसी भी जगह जा सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स या इंटरनेशनल इदारों के लिए तो कदगन लगाई गई है कि वो अगर जाएंगे तो वो पहले इजाज़त लेंगे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा, और यकीनन अगर उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करनी है, अगर रिपोर्टिंग में वो कोई ऐसा मौक़िफ़ बयान कर देते हैं या ऐसे हालातों वाक़यात रिपोर्ट कर देते हैं जो हुकूमत को लगता है कि उनके नैरेटिव के बरक्स है, तो फिर मुस्तकबिल में उनका वहाँ पे रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो सकता है। ये थर्ड फेज़ था आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का, ये सब कुछ हो रहा है जब दूसरी जानिब वहाँ पर मुजाहिरे जारी हैं। सिर्फ वहीं पर ही नहीं, कश्मीरी जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से आज़ाद कश्मीर में जो मुजाहिरीन हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो सेलुलर सर्विसेज हैं या इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बहाल की जाएँ ताकि वो अपने जो प्यारे हैं उनसे रब्ता करके जो सही सूरत हाल है उससे वाकिफ़ हो सकें। कुछ मज़ीद अहम इशूज़ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस।